Hello friends, welcome to my video. Today is our third video of GFR 2007 series. We are going to discuss some MCQ based on the rule 2 of GFR, and also we shall cover rule 3, 4, 5 and 6. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का जो पहला क्वेश्चन है, which of the following statement is not correct? ऑप्शन ए है प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन इज डिफाइंड इन रूल 8 ऑफ द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल. इसमें प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन के बारे में बताया रहा है कि ये रूल 8 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल में डिफाइंड है. ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. जब हम लोग आगे चल के क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन गवर्नमेंट अकाउंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि 6 टायर क्लासिफिकेशन, 5 टायर क्लासिफिकेशन के बारे में, जो मेजर हेड है, सब मेजर हेड है, माइनर हेड है, सब हेड है, डिटेल हेड एंड ऑब्जेक्ट हेड, ये सब के बारे में पता चलेगा. तो उसमें जो प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन है सिविल अकाउंट्स में, वो ऑब्जेक्ट हेड है. डिफेंस सेक्टर में क्या है कि ऑब्जेक्ट हेड नहीं है, 5 टायर का क्लासिफिकेशन है. तो डिफेंस के केस में जो डिटेल हेड है वो प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन होगा. ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन का, ये रूल 8 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल में दिया हुआ है. ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन बी है अप्रोप्रिएशन मीन्स असाइनमेंट ऑफ फंड इंक्लूडेड इन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर. इसमें अप्रोप्रिएशन के बारे में बता रहा है. कोई भी प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन है, उसमें जो फंड है, उस फंड में से कोई स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर के लिए जो हम अगर फंड को असाइन करते हैं तो उसको अप्रोप्रिएशन बोला जा रहा है. जैसे कि प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन में सपोज करो 10 लाख रुपीस है, और आप ऑफिस में एक कार पार्किंग या फिर बाइक पार्किंग शेड बनाना चाह रहे हो. तो उससे 5 लाख रुपीस आप जो है उस पर्पज के लिए सेट असाइड करके रखे हैं, असाइन कर दिए कि हाँ ये 5 लाख में हम एक गैरेज बनाएंगे. तो यही प्रोसेस को अप्रोप्रिएशन बोला जाता है. और ऑप्शन सी बोल रहा है कि रीअप्रोप्रिएशन मींस ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अनदर सच यूनिट. तो रीअप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन तो हम समझ गए. रीअप्रोप्रिएशन है कि हमने जो 5 लाख रुपया गैरेज बनाने के लिए रखा था, सपोज करिए कि आपका गैरेज 4 लाख में भी ही बन गया और 1 लाख रुपया आपके पास सरप्लस हो गया. तो आप क्या करेंगे, वो जो 1 लाख रुपया है उसको आप रीअसाइन कर दोगे कोई दूसरे टास्क के लिए. तो रीअसाइनिंग मतलब एक प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन से दूसरे प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन को पैसा जो है ट्रांसफर करने को रीअप्रोप्रिएशन कहते हैं. ये वो सिंपल है, आप समझ समझ गए होंगे आशा करता हूँ. तो इस क्वेश्चन का सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए. ऑल आर करेक्ट एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर. ऑप्शन ए बोल रहा है रिकरिंग एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग. ऑप्शन बी बोल रहा है रिकरिंग एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड एट रेगुलर इंटरवल फॉर द सेम पर्पज. एंड ऑप्शन सी बोल रहा है एक्सपेंडिचर अदर देन रिकरिंग एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर. एज पर जीएफआर जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है उसका डेफिनेशन ये दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर विच इनकर्स एट रेगुलर इंटरवल फॉर द सेम पर्पज. मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर है जो रेगुलर इंटरवल में हो रहा है और सेम पर्पज के लिए हो रहा है, उसको रिकरिंग एक्सपेंडिचर हम कहेंगे. इसका क्लासिक एग्जांपल है जो हमारा सैलरी. हमारा सैलरी एवरी मंथ में आता है और रिपीट होता रहता है, हर मंथ में वो सेम अमाउंट का सैलरी आता रहेगा, तो उसको रिकरिंग एक्सपेंडिचर बोलेंगे. और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर अदर देन रिकरिंग एक्सपेंडिचर और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर. जो एक्सपेंडिचर रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं है और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, ये पूरा सिंपल सा है. और ऑप्शन ए बोल रहा है कि रिकरिंग एक्सपेंडिचर मींस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग. ये बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसका जो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए जो पैसा खर्चा होता है वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि जो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का एक्सपेंस है वो भी पीरियडिकली होता ही रहता है. बट हमें ये पूछ रहा है कि रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर क्या है. तो इस केस में बी और सी ही करेक्ट आंसर हो गए.
क्योंकि खाली एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग का रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ही रिकरिंग एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट आंसर। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक वर्क्स मीन्स एंड इंक्लूड्स। हमने पब्लिक अकाउंट्स के बारे में पढ़ा जो आर्टिकल 266 टू में मेंशन है जिसके बारे में, और अभी पब्लिक वर्क्स का डेफिनेशन क्या है ये पूछ रहा है। तो पब्लिक वर्क्स का डेफिनेशन जो है एनी वर्क विच इज फॉर द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कोई भी स्कूल बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है जो कि पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर है। आप जैसे कोई हॉस्पिटल बना तो वो पब्लिक के लिए बना है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर है। कोई पुलिस स्टेशन बना वो पब्लिक के लिए बना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है। अब पार्लियामेंट बिल्डिंग बना, पार्लियामेंट बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जो भी चीज गवर्नमेंट करता है वो पब्लिक के लिए ही करता है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बना या फिर स्कूल बना, ये सब गवर्नमेंट किसके लिए करता है, पब्लिक के लिए करता है, तो ये सब पब्लिक एक्सपेंडिचर है। और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, इन सब में जो भी सिविल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, वो सबको पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक वर्क्स के अंडर ही काउंट किया जाएगा। होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे पब्लिक वर्क्स क्या है। कोई भी एक्सपेंडिचर जो पब्लिक के सर्विस के लिए, पब्लिक के यूज के लिए किया जाता है, वो वाला पब्लिक वर्क होता है, कोई भी वर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बी सी, 3 आर करेक्ट, मतलब ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी होगा एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कैपेक्स मॉडल। अच्छा, ये जो कैपेक्स मॉडल है, दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल होता है, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मॉडल होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल में क्या होता है कि जो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। सपोज आप एक स्कूल खुला है, उस स्कूल में उसको बस की जरूरत है। तो स्कूल अगर स्कूल के पास दो ऑप्शन है। स्कूल इधर क्या करेगा, तो पूरा 20-25 लाख दे के एक बस खरीद लेगा, उसमें एक ड्राइवर एम्प्लॉय करेगा, एक कंडक्टर एम्प्लॉय करेगा, और डेली बेसिस पे उसका जो डीजल कंज्यूम होता है उसको खरीदेगा। फिर उसका जो मेंटेनेंस है बस का उसको भी खुद ही करेगा। और एट द एंड ऑफ जब बस का लाइफ खत्म हो जाता है तो उसको डिस्पोज कर देगा। ये केस में इस टाइप का एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि आप आउटराइटली चीज को खरीद लिए, फिर उसका यूज किया, फिर उसको डिस्पोज कर दिया। बट ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मॉडल जो ओपेक्स मॉडल है, उसमें क्या होता है कि हम चीज को खरीदते नहीं हैं। जैसे हम बस खरीदेगा नहीं, स्कूल जो है वो बस खरीदेगा नहीं। वो क्या करेगा, उसको रेंट में लेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेगा। बोलेगा कि आप एक बस दो, हमें इतना सीटर का बस चाहिए। उसका जो ड्राइवर कंडक्टर सब वो जो बस प्रोवाइड करेगा वो देगा। फिर उसका जो डीजल कंजम्पशन होता है वो भी बस का कॉन्ट्रैक्टर देगा। उसका बस का मेंटेनेंस भी वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा। और स्कूल क्या करेगा कि एवरी मंथ में उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट का रेंट देगा, सपोज 40,000 या फिर 50,000। तो इस केस में क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा या फिर जो बस का लाइफ खत्म हो जाएगा, तो बस वो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉपर्टी रहेगा, उसको लेके चला जाएगा। कैपेक्स मॉडल और ओपेक्स मॉडल में जो बेसिक डिफरेंस है उसमें है कि कैपेक्स मॉडल में आपको आउटराइटली एक्सपेंस पूरा टोटल एक्सपेंडिचर देना पड़ता है। उसके बाद आपको जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी उठाना पड़ता है, कंज्यूमेबल का कॉस्ट है वो भी उठाना पड़ता है। लेकिन ओपेक्स मॉडल में क्या है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली मंथली रेंट देना है। तो जो आपका एक्सपेंडिचर है ओपेक्स मॉडल में, वो क्या है, स्टैगर्ड मैनर में होता है, एट ए टाइम नहीं होता है। जितने भी पीएसयूज है, प्राइवेट सेक्टर है, वो लोग ओपेक्स मॉडल फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट में भी आजकल बहुत सारी जगह पे ओपेक्स मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कैपेक्स मॉडल। ऑप्शन ए है कि द बायर स्टे टू परचेस द गुड्स। हाँ, ओपेक्स कैपेक्स मॉडल में स्टे टू परचेस किया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी बोल रहा है द बायर आल्सो परचेस कंज्यूमेबल एंड अरेंज फॉर कम्प्रहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर वारंटी पीरियड। ये भी करेक्ट है, इसको बायर को ही करना पड़ता है। ऑप्शन सी बोल रहा है एक्सपेंडिचर इज मेड बाय द बायर इन ए स्टैगर्ड मैनर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि कैपेक्स मॉडल में
आपको आउटराइट परचेस करना पड़ता है तो एट ए टाइम आपका एक्सपेंडिचर हो जाता है, एक ह्यूज एक्सपेंडिचर। ये जो स्टैगर्ड मैनर है ये ओपेक्स मॉडल में होता है। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ कैपेक्स मॉडल, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ओनली ऑप्शन सी। आंसर सी होना चाहिए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु कैन बी डेजिग्नेटेड एज हेड ऑफ द ऑफिस। हमने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का रैंक मिनिमम क्या हो सकता है, डेप्यूटी सेक्रेटरी होना चाहिए मिनिमम। और डिप्टी सेक्रेटरी सेक्रेटरी या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी से एबव का रैंक है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं हेड ऑफ द ऑफिस। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हेड ऑफ द ऑफिस कौन होगा। ऑप्शन ए कि ओनली आईडीएस ऑफिसर, ऑप्शन बी है आईडीएस ऑफिसर एंड एसएओस, ऑप्शन सी है ए गेस्टेड ऑफिसर डिक्लेयर्ड एज सच इन द डीएफपीआर, डी है एनी अदर अथॉरिटी डिक्लेयर्ड एज सच अंडर एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसमें ए और बी तो होंगे नहीं, क्योंकि कोई भी गैजेटेड ऑफिसर हेड ऑफ द ऑफिस हो सकता है। और कोई भी अथॉरिटी जिसको जनरल और स्पेशल ऑर्डर दे के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है एज हेड ऑफ द ऑफिस, वो हेड ऑफ द ऑफिस हो सकता है। तो हमारा सी और डी दोनों करेक्ट है, ए और बी गलत गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। देखते हैं, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी सीनियर है, सीनियर ऑफिशियल है, उसका जो जूनियर रैंक होता है उसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेट अथॉरिटी की जब बात आती है तब एज पर द डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन जीएफआर, इसका सबऑर्डिनेट अथॉरिटी का मतलब होता है कि एनी मींस एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। ये दो ही टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी बनने के लिए। तो पहला है कि एनी डिपार्ट कोई भी डिपार्टमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है। और फिर एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट, वो भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के डेफिनेशन में आता है। ऑप्शन सी है जो डबल एओस डिक्लेयर्ड एज सच इन द डीएपीआर, ये गलत है, क्योंकि डबल एओस का तो डीएपीआर में डायरेक्टली कोई मेंशन नहीं है। हाँ, गेजेटेड ऑफिसर का डीएपीआर में मेंशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। चेक करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हेन इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल 3 में आ गए हम। रूल 2 हमारा खत्म हो गया, रूल 3 में इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन के बारे में बताया हुआ है, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन ए है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए केस कंसर्न मोर देन वन डिपार्टमेंट। अगर कोई सब्जेक्ट है कोई केस का जो मोर देन वन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो उस केस में तो हमें इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन लेना ही पड़ेगा। सपोज हम कोई एक्शन ले रहे हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, सपोज जैसे डीएडी है, डीएडी कोई डिसीजन लेता है जिससे आर्मी के ऊपर फर्क पड़ता है, तो हम तो उसका कंसल्टेशन करेंगे और उसका कंकरेंस लेंगे बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर। तो ए तो करेक्ट है। और बी है कि व्हेन अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कैबिनेट। इंटरडिपार्टमेंटल कंसल्टेशन का प्रोसेस क्या है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट कुछ डिसीजन लेने जा रहा है और उस डिसीजन से दूसरा डिपार्टमेंट को अफेक्ट हो रहा है, तो वो फाइल भेजेगा उस डिपार्टमेंट को उनका कंकरेंस लेने के लिए। और डिपार्टमेंट क्या करेगा, फाइल को स्टडी करेगा, अगर कंकरेंस देना है तो कंकरेंस देगा, अगर नहीं देना है तो वो कंकरेंस नहीं देगा। इन दैट केस में अगर दो डिपार्टमेंट में कंकरेंस बन नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हो जाएगा, मैटर जाएगा कैबिनेट के पास। अगर कैबिनेट ने जो डिसीजन देगा, वो फाइल को देके कैबिनेट जो डिसीजन देगा वो डिसीजन फाइनल होगा। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी बोल रहा है कि when decision taken by one department is likely to affect the transaction of business related to another department। हाँ, अगर हमने पढ़ा है जो अलॉटमेंट ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉटमेंट ऑफ बिजनेस रूल,
उसमें क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट का क्या क्या बिजनेस करेंगे वो डिफाइंड है। अगर कोई डिपार्टमेंट एक ऑर्डर निकाल रहा है जिससे दूसरे डिपार्टमेंट का बिजनेस हैम्पर हो रहा है या फिर बिजनेस में उसको चेंज लाना पड़ेगा, तो इन दैट केस ऑल्सो इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड। तो एक केस में ए बी और सी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑल आर करेक्ट। ओके, यहाँ पे देखो गलती हो गया क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा गलती कर दिया था। ये पूछ रहा है कि व्हेन डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जब कैबिनेट डिसीजन ले लिया उस टाइम डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन का कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो इसीलिए वो ऑप्शन ऑप्शन बी बोल रहा है। मैं वो लास्ट वीडियो में ही बता रहा था कि नट के चलते बहुत सारा मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और लाइव एग्जांपल मिल गया आपको। तो ये क्वेश्चन है कि व्हेन डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो जब कैबिनेट के अथॉरिटी में कोई डिसीजन ले लिया गया है तो डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अदर केस में जहाँ पे भी दो डिपार्टमेंट में क्लास हो रहा है, क्लास ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, उसमें कंकरेंस लेना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following statement are correct? Option A, all departmental regulation bearing orders of or instruction of a financial character or have important financial bearing must invariably made by or with the approval of Ministry of Finance. ये रूल 4 पे बेस्ड क्वेश्चन है और ये बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी अगर डिपार्टमेंट कुछ ऑर्डर निकाल रहा है जिसमें फाइनेंशियल बियरिंग है, और या फिर वो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल बियरिंग है या फिर फाइनेंशियल कैरेक्टर का कोई डिसीजन है उसमें, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी बोल रहा है व्हेन एनी डाउट अराइजेस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ जीएफआर द मैटर शैल बी रिफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहली बात है कि अगर कोई भी ऑर्डर निकाल रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल बियरिंग है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरी बात है कि कोई भी डाउट आता है जीएफआर का, कोई भी रूल के ऊपर कोई भी डाउट आता है तो उसका क्लैरिफिकेशन के लिए भी उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भेजना पड़ेगा। ऑप्शन सी बोल रहा है द सिस्टम एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय जीएफआर मे बी मॉडिफाइड बाय एनी अथॉरिटी ओनली विद द एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये भी करेक्ट है। जीएफआर का कोई भी रूल है अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो तो आपको उसको, जैसे आप डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल बना रहे हो और जीएफआर का कोई प्रोविजन है, उसको डिपार्टमेंटल को आपका मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हो, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक्सप्रेस अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये तीनों तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है, और ए बी सी ये रूल 4, रूल 5, रूल 6 के ऊपर बेस्ड है, और इसका आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऑल आर करेक्ट, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड इसी के साथ हमारा जीएफआर 2017 का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। हमने ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट को कवर किया है एमसीक्यू के तौर पर। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। तो सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।